चेतावनी नासा ने भी दी थी, लेकिन धरती के कई जानकार लोगों ने इसे कोर कल्पना माना। लेकिन नासा की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है। जब जब धरती पर मुसीबत आती है, तब तब हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिफेंस यूनिट यानी कि ETDU सक्रिय हो जाती है। इस संगठन का निर्माण ही धरती को इन मॉन्स्टर्स के हमले से बचाने के लिए किया गया था। इसमें पूरी दुनिया के वॉरलॉक शामिल हैं। वॉरलॉक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने विज्ञान और वेद के मेल से एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जिससे इनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। ये तंत्र, मंत्र, साधना के अलावा हथियार चलाने में भी एक्सपर्ट हैं। इन लोगों ने भारत में मौजूद प्राचीन वेदों के ज्ञान से ऐसी ऐसी जादुई शक्तियां हासिल कर ली हैं कि अब धरती पर कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। इन्हीं वॉरलॉक में सबसे शक्तिशाली है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने पहले भी इस तरह की मुसीबतों से धरती को बचाया है, लेकिन इस बार मुसीबत बहुत बड़ी है और इसी बात ने विक्रम सिंह को परेशान कर रखा है। वो अपनी पत्नी सुधा के साथ घर के अंदर मौजूद है। सब खत्म होने वाला है। अगर ये मॉन्स्टर्स आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैंने पहले भी इन्हें हराया है, लेकिन इस बार ये कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर लौटने वाले हैं। इस बार इन्हें हराना हमारे लिए भी आसान नहीं होगा, विक्रम सिंह ने कहा। परेशानी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उनकी पत्नी सुधा, जो खुद भी एक कमाल की सॉर्सरर थी, उसने अपने पति को आज तक इतना परेशान नहीं देखा था। आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। आने दीजिए उन मॉन्स्टर्स को। हमारी ETDU सक्षम है उन्हें दोबारा से हराने के लिए। ETDU ने ऐसी कितनी ही मुसीबतों से इस दुनिया को निजात दिलाया है, सुधा ने अपने पति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। सुधा, तुम जितना सोच रही हो ये सब उतना सरल नहीं है। इस बार मुसीबत पहले के मुकाबले कहीं बड़ी है। मुझे ETDU के विशेष सूत्रों से पता चला है कि धरती के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स के दिमाग को कंट्रोल किया है। ये लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन मॉन्स्टर्स का उपयोग करने वाले हैं। पहले ये मॉन्स्टर्स नेतृत्वहीन थे, लेकिन अब मानवों के नेतृत्व में ये कहीं अधिक शक्तिशाली होने वाले हैं, विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा। कौन लोग हैं ये और इनका मकसद क्या है? क्या ETDU के पास इन लोगों का कोई सुराग नहीं है? सुधा ने तुरंत अपने पति से पूछा। सुधा, हम लोग भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक बात तय है कि ये लोग असंख्य शक्ति हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि पूरी धरती पर इनका राज हो। हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, विक्रम ने कहा। लेकिन हम इन्हें रोक कैसे सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये मॉन्स्टर्स किसी के कंट्रोल में है। ऐसे में ये मॉन्स्टर्स पहले से कहीं अधिक खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, सुधा ने विक्रम से कहा। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे रोकना है, लेकिन उन्हें धरती पर आने से पहले ही रोकना होगा। एक बार ये धरती पर आ गए, तब कोई भी इंसानों को नहीं बचा पाएगा, विक्रम सिंह ने कहा। जब विक्रम सिंह अपनी पत्नी से इस खतरे के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी वहां पर सुबोध वर्मा, जो ETDU के काबिल ऑफिसर्स में से एक थे और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, आ गए। सर, नासा ने हमसे संपर्क किया है। उन्होंने हमारे लिए एक नई एडवाइजरी जारी करी है। आपको इसे सुनना चाहिए, सुबोध वर्मा ने कहा। बताओ क्या कहना है नासा का इस मुसीबत को लेकर, विक्रम सिंह ने कहा। नासा ने हमें लिखा है कि धरती का अस्तित्व अब केवल ETDU पर निर्भर है। केवल कुछ ही घंटों में मॉन्स्टर्स का हमला शुरू होने वाला है। इस बार कितनी संख्या में मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इसका आंकड़ा नासा के पास भी नहीं है, सुबोध वर्मा ने कहा। यानी कि हमारे पास इन्हें रोकने के लिए केवल कुछ ही घंटे हैं। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो केवल कुछ घंटों में धरती पर तबाही की शुरुआत हो जाएगी, विक्रम सिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन
लेकिन हम इन्हें रोकेंगे कैसे सर? हमारे पास इन्हें रोकने का क्या रास्ता है? सुबोध वर्मा ने पूछा। हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनके माइंड को कंट्रोल करके धरती पर बुलाया जा सकता है तो उन्हें रोका भी जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज के विज्ञान की किताबों से कहीं अधिक शक्तियां और रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया में शक्तियों को हासिल करने के लिए इन्हीं किताबों का सहारा लिया जा सकता है। मुझे लगता है अगर हम विज्ञान और वेद को मिलाकर कोई ऐसा यंत्र तैयार करें तो इन मॉन्स्टर्स को आने से पहले ही रोका जा सकता है, विक्रम सिंह ने कहा। आप बताइए सर, हमें क्या करना चाहिए? समय बीतता जा रहा है, सुबोध वर्मा ने कहा। सबसे पहले तो अपनी टीम को संदेश दो कि यह खबर लीक नहीं होनी चाहिए। मीडिया को जरा सी भी भनक ना लगे, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। इस खबर के लीक होने से पब्लिक बहुत डर सकती है। इसके बाद अपने सबसे खास और विश्वसनीय लोगों को यहाँ बुला लो, बिल्कुल गुप्त तरीके से। हम वेद और विज्ञान के योग से एक ऐसा जाल बुनेंगे जो इन मॉन्स्टर्स को आने से रोक सके। हमारे पास यही एक रास्ता है, विक्रम सिंह ने कहा। जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे थे उस समय विक्रम और सुधा का बेटा अर्जुन वहीं पर खड़ा खड़ा इन लोगों की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। लेकिन एक 5 साल के बच्चे के लिए ये सब समझना मुमकिन नहीं था। वो मासूमियत से कभी अपने पिता की ओर तो कभी अपनी माँ की ओर देख रहा था। विक्रम ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा, सुधा, अर्जुन को लेकर अपने कमरे में चले जाओ और इसे लेकर तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना बोलूं। विक्रम ने इसके बाद प्यार से अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरा। सुधा ने अपने पति के आदेश का पालन किया। वो अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। कुछ ही देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुबोध वर्मा ने जाकर दरवाजा खोला। 5 लोग घर के अंदर आ चुके थे। आइए आप लोग, आप मेरे सबसे काबिल और विश्वसनीय ऑफिसर्स हैं। आपको भी पता है कि धरती के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमने इसीलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। आप लोग ही अब इस धरती को बचा सकते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। उसके बाद वो सभी लोगों को लेकर अपने वर्क प्लेस के अंदर चला गया। ये घर के तहखाने में बना एक खुफिया कमरा था। इस जगह पर ढेर सारे कंप्यूटर्स और मशीनें रखी गई थीं। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड भी था, जिसके आसपास तंत्र मंत्र की सभी सामग्री रखी गई थी। समय कम है, हम 7 लोग हैं। 4 लोग शक्ति साधना कीजिए और मंत्रों की शक्ति से हमें उन मॉन्स्टर्स को दिखाइए। बाकी के 2 लोग मेरे साथ मिलकर उनको रोकने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेंगे। विक्रम सिंह ने सबको अपना अपना काम समझा दिया। इन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। वेद अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी। मंत्रों के शोर और अग्नि से निकल रहे धुएं ने पूरे कमरे को भर दिया था। सामने में एक सफेद पर्दा लगा हुआ था। रह रहकर विक्रम सिंह की नजर उसी पर्दे के ऊपर जा रही थी। इधर विक्रम भी अपने 2 साथियों की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। कुछ ही देर में पर्दे के ऊपर एक भयानक दृश्य प्रकट हो गया। हजारों की संख्या में मॉन्स्टर्स, जिनके मुंह पर खून के धब्बे थे, चित्कार भर रहे थे। उनकी आंखें लाल और चेहरा बेहद ही डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वो मानवों के खून को पीने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बाप रे, हमने पहले भी इनका सामना किया हुआ है, लेकिन इस बार तो खेल ही अलग है सर। इस बार इन मॉन्स्टर्स का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है, सुबोध वर्मा ने कहा। विक्रम सिंह भी एक पल के लिए इन खूंखार मॉन्स्टर्स को देखकर भयभीत हो चुका था। उसने अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहा, देर मत करो, हमें नहीं पता कि किस पल वे धरती पर आ जाएंगे। उन्हें रोकने का इंतजाम करो। लेकिन सर, हम लोग बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हमें उनको रोकने का रास्ता नहीं पता, विक्रम सिंह के एक साथी ने कहा। नहीं, मुझे तुम लोगों की काबिलियत पर पूरा यकीन है। हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। एक तरफ वो अपने साथियों को समझा रहा था और दूसरी तरफ उसकी उंगली लगातार कीबोर्ड के ऊपर चल रही थी। अचानक से वो रुक गया। हमने जितना सोचा था ये खेल उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। ये
सब डार्क वेरिएंट के द्वारा किया जा रहा है। डार्क वेरिएंट? लेकिन उस संगठन को तो हमने समाप्त कर दिया है, सुबोध वर्मा ने कहा। नहीं सुबोध, यह हमारी गलतफहमी थी। वे समाप्त नहीं हुए, बल्कि गुप्त तरीके से अपने संगठन के विस्तार में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है और ये मॉन्स्टर्स भी उन्हीं के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, विक्रम सिंह ने कहा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। इन्हें रोकने का कोई तो तरीका होगा ना सर? एक बार अगर हम इन परग्रही मॉन्स्टर्स को रोक ले, फिर हम इन डार्क वेरिएंट का भी इंतजाम कर सकते हैं, विक्रम सिंह के एक साथी ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये डार्क वेरिएंट भी कम शक्तिशाली नहीं है। वो भी हमारी तरह ही अनेकों शक्तियों के मालिक है। उनमें और हम में केवल एक ही फर्क है, हम धरती के रखवाले हैं और वो धरती के ऊपर अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। सर, ये देखिए, ये एक पोर्टल है जिसकी मदद से मॉन्स्टर्स को बुलाया जा रहा है। अगर हमें इसका एक्सेस मिल जाए तो हम इन्हें रोक सकते हैं, विक्रम के एक साथी ने चिल्लाते हुए कहा। सर, हमारे पास केवल 10 मिनट का समय शेष है। केवल 10 मिनट में ये मॉन्स्टर्स धरती पर उतरने वाले हैं। उसके बाद हमें अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे, दूसरे साथी ने कहा। जल्दी करो, अपना सर्वोच्च झोंक दो, तमाम शक्तियों को जागृत करो। इंसानों का भविष्य केवल अब हमारे हाथों में है, हमें इन्हें रोकना ही होगा, विक्रम ने कहा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हर बीतते पल के साथ विक्रम और उसके साथियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। शक्ति साधना की अलग अलग गतिविधियां की जा रही थी। सर, केवल 5 मिनट और, केवल 5 मिनट के बाद ये मॉन्स्टर्स धरती पर आ जाएंगे, एक साथी ने चिल्लाते हुए कहा। क्या विक्रम और उसके साथी इन मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगे या फिर ये मॉन्स्टर्स धरती पर आकर तबाही मचा देंगे? क्या होगा? विक्रम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। यहाँ पर एक पोर्टल है, मैं इस पोर्टल को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, विक्रम ने कहा। घड़ी की सुई टिक टिक चल रही थी और इसी के साथ सभी लोगों के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। विक्रम का हाथ तेजी से कीबोर्ड पर नाच रहा था। उधर उसके सभी साथी वैदिक मंत्रों के उच्चारण से इन मॉन्स्टर्स की गति को कम करने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने इस पोर्टल पर लॉगिन करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर लिखा जाता था एक्सेस डिनाइड। क्या हो सकता है पासवर्ड? सोचो इसके बारे में, विक्रम ने अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहा। सर, डार्क वेरिएंट, एक आदमी ने कहा। विक्रम ने तुरंत पासवर्ड की जगह पर डार्क वेरिएंट लिखा, लेकिन उसके बाद भी वो पोर्टल नहीं खुल सका। सर, आपको याद है कि इन डार्क वेरिएंट का मेन मोटो क्या था? ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। ये अपने आप को इनह्यूमन वॉरलॉक कहते हैं। इसके लिए इन लोगों ने इनह्यूमन वॉरलॉक का नारा दिया था, एक और आदमी ने कहा। विक्रम के चेहरे का भाव बदला और उसने तुरंत पासवर्ड की जगह पर लिख दिया इनह्यूमन वॉरलॉक। वो पोर्टल तुरंत खुल गया। हमने कर दिखाया, पोर्टल खुल चुका है। मेरे हिसाब से इसे बंद कर देने के बाद ये मॉन्स्टर्स रुक जाएंगे, विक्रम सिंह ने कहा। उसने इस पोर्टल का एक्सेस बदल दिया ताकि उसके दुश्मन भी इसे खोल नहीं सके। वाइट स्क्रीन पर सबने देखा, मॉन्स्टर्स एक अंधेरे कैद खाने में कैद हो चुके थे। विक्रम के टीम के तमाम लोग खुशी मनाने लगे। उन्होंने धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत को आने से रोक लिया था। लेकिन क्या ये मुसीबत का अंत था? किसी कहानी की सबसे खास बात यह है कि वो कभी खत्म नहीं होती, बस मोड़ बदल जाते हैं। जब विक्रम अपने साथियों के साथ इस जीत की खुशी मना रहा था, उसी समय एक अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी इतनी नामात्र थी कि लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। टेबल के उस पार एक आदमी काले कपड़े में बैठा हुआ था। विक्रम, 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 इस नाम ने हमेशा हमारा काम खराब किया है। जब हमने सफलता की ओर कदम बढ़ाया,
ये हमारे रास्ते का पत्थर बन बैठा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस काले कपड़े वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, सर, आज से पहले भी इन लाइट वेरिएंट ने हमें हराया है। इन्होंने हमारे संगठन को खत्म करने की हर संभव कोशिश की और इस बार भी हम अपने लक्ष्य में सफल होने ही वाले थे कि इस आदमी ने आकर हमारा काम खराब कर दिया। उसी कमरे में बैठे दूसरे आदमी ने कहा, सर, क्या वो मॉन्स्टर अब धरती पर कभी नहीं आएंगे? एक और आदमी ने पूछा। वो आएंगे, जरूर आएंगे। कोई भी शक्ति उन मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। दोबारा हमारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी और इसकी पूरी टीम को रास्ते से हटाना होगा। विक्रम और उसकी टीम के बारे में पता लगाओ और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दो। उस आदमी ने कहा और उसके बाद उसकी राक्षसी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दूसरी तरफ विक्रम अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में बैठा हुआ था। विक्रम के चेहरे पर संतुष्टि देखी जा सकती थी। मैं अभी भी इस बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुधा। अगर हम लोगों ने जरा से भी देर कर दी होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। विक्रम ने अपने आप से कहा। सुधा ने अपने हाथ में एक खास तरह का ग्लव्स पहन रखा था जो काले रंग का था। उसने अपना हाथ विक्रम के हाथों में दिया और कहा, मुझे पहले ही आपके ऊपर यकीन था। जब तक आपकी टीम मौजूद रहेगी तब तक धरती सुरक्षित है। सुधा, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जब डार्क वेरिएंट्स को इस बारे में पता चला होगा कि हमने उनके मिशन को फेल कर दिया है तो वो बौखला गए होंगे। जहां तक मुझे इन लोगों के बारे में पता है, ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। विक्रम सिंह ने कहा, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आपकी ताकत के ऊपर पूरा भरोसा है। आपकी शक्तियां बहुत कमाल की हैं। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सुधा ने अपने पति के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सुधा, अभी मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं। मेरे अंदर अनेकों खामियां हैं। मैं लंबे समय से एक शक्ति को साधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा। सुधा को समझ नहीं आया कि आखिरकार उसका पति किस शक्ति के बारे में बात कर रहा है। धरती पर आज विक्रम की गिनती सबसे शक्तिशाली लोगों में से होती है, लेकिन उसके बाद भी विक्रम संतुष्ट नहीं था। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या वो इतनी खास है? सुधा ने पूछा। बिल्कुल सुधा, जिस दिन मुझे इन्फिनिट हीलिंग की शक्ति मिल गई ना, उस दिन के बाद कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे ऊपर जितना भी हमला किया जाएगा, मेरा शरीर चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, ये अपने आप को ठीक कर सकती है। मैं एक तरह से अमर हो जाऊंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम और सुधा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी विक्रम के मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने मोबाइल के स्क्रीन पर देखा। अरे राव सर, ये इस समय क्यों फोन कर रहे हैं? सब ठीक तो है? विक्रम ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ सर, बताइए, विक्रम ने कहा। विक्रम, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर राव की आवाज डरी हुई नजर आ रही थी। विक्रम को समझ में नहीं आया कि मिस्टर राव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मिस्टर राव भले ही ईटीडीयू चीफ थे और विक्रम के सीनियर थे, लेकिन वो विक्रम को हमेशा एक दोस्त मानते थे। उनका इस तरह से फोन करना विक्रम के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। क्या हुआ है सर, ठीक से बताइए, विक्रम ने मिस्टर राव से पूछा। विक्रम, तुम जहां भी हो अभी तुरंत हमारे हेडक्वार्टर्स पहुंचो। सुधा और अर्जुन को भी अपने साथ ले आना, मिस्टर राव ने कहा। उनकी घबराई हुई आवाज से विक्रम इतना तो समझ चुका था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। पूरी बात बताइए सर, हुआ क्या है? विक्रम ने दोबारा पूछा।
विक्रम, तुम्हारे टीम के जितने लोग उन मॉन्स्टर्स को रोकने में शामिल थे, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तुम्हारे 3 साथियों की परिवार सहित मौत हो चुकी है, इसलिए अपने घर से भागो। मुझे डर है कि यह हमला तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है, मिस्टर राव ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सर, मैं अपने घर से भाग कैसे सकता हूँ? विक्रम ने कहा। ये समय कुछ भी सोच विचार करने का नहीं है। निकलो अपने घर से, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, मिस्टर राव ने कहा। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। सुधा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिस्टर राव हमें जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर्स बुला रहे हैं। मेरे साथियों और उनके परिवारों के ऊपर हमला हो रहा है। मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं, विक्रम ने कहा। मिस्टर राव ने ऐसे ही तो फोन नहीं किया होगा। चलिए यहाँ से, सुधा ने कहा। सुधा, मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है। मुझे किसी भी तरह से अर्जुन को बचाना है। अर्जुन के ऊपर ही इस दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। ये हमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली बनेगा। हमें अपनी शक्तियां अर्जुन के शरीर में डालनी होगी, विक्रम ने कहा। उसके बाद उसने सुधा का हाथ पकड़ा। दोनों पति पत्नी किसी खास मंत्र का उच्चारण करने लगे। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उन दोनों के शरीर से प्रकाश पुंज निकला। वो दोनों ही प्रकाश पुंज हवा में एक हो गई और सीधे अर्जुन के शरीर में चली गई। हम दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों को अर्जुन के शरीर में डाल दिया है। समय आने पर ये एक महान वॉरलॉक बनेगा। इसके अंदर मेरी और तुम्हारी दोनों की शक्तियां होंगी, विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा। इसके बाद विक्रम ने अपने गले से एक खास नीले रंग का लॉकेट उतारा और उसे अर्जुन के शरीर में डाल दिया। ये लॉकेट ही इसकी पहचान बनेगी। इसकी सारी शक्तियां समय आने पर जागृत होगी। आगे अगर मॉन्स्टर धरती पर हमला करें तो केवल अर्जुन ही धरती को बचा पाएगा। इसके अंदर मैंने अपनी मंत्र साधना से उस पोर्टल का एक्सेस डाल दिया है, जिसकी मदद से मैंने उन मॉन्स्टर्स को रोका था, विक्रम सिंह ने कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हमें कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। हम लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएंगे, सुधा ने कहा। वो लोग दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि सामने में सैकड़ों लोग हाथों में हथियार लिए खड़े हैं। वे विक्रम के घर की तरफ देख रहे हैं। ये लोग पहुंच चुके हैं। सुधा, तुम पीछे के दरवाजे से अर्जुन को लेकर जाओ। मैं इन लोगों को यहीं रोकता हूँ, विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम दोनों सक्षम हैं इन्हें धूल चटाने के लिए, सुधा ने कहा। सुधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अभी हमें किसी तरह से अर्जुन की जान बचानी है। उसे हम कुछ भी होने नहीं दे सकते। तुम्हें मेरी कसम, निकलो यहाँ से, विक्रम ने सुधा से कहा। सुधा के पास अब विक्रम की बात को मानने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और पीछे के दरवाजे की ओर भागी। इधर विक्रम इन लोगों से लड़ाई करने के लिए घर से बाहर निकल चुका था। विक्रम के घर की सुरक्षा में जितने गार्ड्स मौजूद थे, उन्हें पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था। विक्रम ने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। सामने में सैकड़ों लोग उसकी जान लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसके अंदर अनगिनत शक्तियां समाई हुई थी। उसने वहां मौजूद लोगों से चिल्लाते हुए कहा, मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। आज तुम्हारा मुकाबला विक्रम सिंह से होने वाला है। तुम्हारी 7 पुश्तें इस लड़ाई को याद रखेंगी। इधर सुधा ने अपने बेटे अर्जुन को गाड़ी में बिठा दिया था। वो तेजी से ड्राइवर की सीट पर बैठी और वहां से निकलने लगी। विक्रम चाहता था कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी और उसका बेटा अर्जुन यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसीलिए वो इन लोगों को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या सुधा अर्जुन को बचा पाएगी? क्या वो हेडक्वार्टर्स पहुंच पाएगी? क्या विक्रम मरने वाला है? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए सुनिए रहस्य और रोमांच से भरपूर हमारी नई कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हत्यारे के हाथ पर देखा था। तब तक मिस्टर राव की गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर घुसी। इस बंगले के बाहर में कई सारे जवान हाथों में बंदूक लिए खड़े थे।
जाहिर तौर पर ये सभी मिस्टर राव और उनके परिवार की सुरक्षा में खड़े थे। मिस्टर राव अर्जुन को लेकर गाड़ी से उतरे। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ रखा था। वो उसे लेकर अपने घर के अंदर दाखिल हुए। श्रेया, सरन, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं किसे तुम लोगों के पास लाया हूँ। मिस्टर राव ने अपनी बेटी श्रेया और सरन को आवाज लगाते हुए कहा। ऊपर की सीढ़ियों से दो बच्चे भागते हुए आए। लड़की, जो लगभग अर्जुन के उम्र की थी, वो अपने पिता से लिपट गई। उसकी आंखें नीली थीं और चेहरा दूध की तरह सफेद। वो बिल्कुल मोम की गुड़िया लग रही थी। मिस्टर राव का बेटा सरन, जो लगभग 8 साल का था, वो अजीब तरीके से अर्जुन को देख रहा था, जैसे वो इस अनचाहे मेहमान को अपने घर में नहीं देखना चाहता हो। उसने तुरंत अपने पिता मिस्टर राव से पूछा, पापा, आप किसे ले आए हो? कौन है ये? बेटा, ये अर्जुन है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा, मिस्टर राव ने कहा। तभी उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, एक बुरी खबर है। किसने किया था ये फोन? अब कौन सी बुरी खबर आई थी? क्या अर्जुन इस घर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? श्रेया और सरन का व्यवहार अर्जुन के प्रति कैसा रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। उनकी असली औकात दिखानी होगी। फिलहाल तुम अपने हेडक्वार्टर्स की सिक्योरिटी को टाइट कर दो, मिस्टर राव ने कहा। ठीक है सर, लेकिन आपको क्या लगता है कौन इतनी बेरहमी से हमारे लोगों को मार रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ देर के बाद मिस्टर राव अपने ऑफिसर के साथ अलग अलग मसलों पर बात करते रहे। अंत में उन्होंने कहा, अर्जुन मेरे घर में है। इस बात की खबर हम लोगों के अलावा अपने संगठन में भी सभी को नहीं होनी चाहिए। कौन हमारा दुश्मन है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। मिस्टर राव ने इसके बाद फोन रख दिया। उनके पास ही तीनों बच्चे खड़े थे। तभी अंदर से एक औरत निकली, जो लगभग 40 साल की रही होगी। वो थोड़ी सी मोटी थी और उसके चेहरे पर गाढ़ा मेकअप भी लगा हुआ था। अर्जुन इस औरत को देखते ही समझ गया कि ये शायद मिस्टर राव की पत्नी है। मिसेस राव अर्जुन को सवालिया निगाहों से देख रही थी। वो कुछ पूछती इससे पहले ही मिस्टर राव ने कहा, ये मेरे दोस्त का बेटा है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ, और 10-20 बच्चों को ले आओ ना, मैं तो यहाँ हूँ ही समाज सेवा के लिए, मिसेस राव ने ऊंची आवाज में कहा। शायद अर्जुन को उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने आप को मिसेस राव के गुस्से वाली निगाहों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो मिस्टर राव के पीछे में छुपा हुआ था। मिस्टर राव ने जब अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अर्जुन के माता पिता मेरे बहुत खास दोस्त थे और चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अर्जुन की देखभाल करूं। हाँ हाँ, पूरी दुनिया के लिए आप सबसे बड़े कर्तव्यनिष्ठ हो, बस मेरे प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है, मिसेस राव ने उसी जाने पहचाने अंदाज में कहा और फिर तेज कदमों से वहां से चली गई। मिस्टर राव ने अपने गुस्से को शांत किया। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि उन्हें तो इसकी आदत हो चुकी थी। आए दिन उनकी पत्नी की बेरुखी जाहिर हो ही जाती थी। श्रेया, सरन, जाओ अर्जुन को पूरा घर दिखाओ, मिस्टर राव ने कहा। इसके बाद श्रेया, जिसके चेहरे पर बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, वो अर्जुन के पास आई और उसने अर्जुन से कहा, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। श्रेया अर्जुन को लेकर जाने लगी, लेकिन सरन वहीं पर खड़ा हुआ था, जैसे वो अपने घर में आए इस अजनबी मेहमान को पसंद नहीं कर रहा हो। लेकिन मिस्टर राव ने दोबारा उससे कहा, सरन तुम भी जाओ। सरन अपने पिता की बात को टाल नहीं सका। वो भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। श्रेया घूम घूम कर अर्जुन को अपना पूरा घर दिखा रही थी। वो अपने इस नए दोस्त के आगमन से बहुत खुश नजर आ रही थी। अर्जुन सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन दूसरे कुछ लोग थे जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
एक अंधेरी जगह में कुछ लोग बैठे हुए थे। पूरे कमरे में रोशनी के लिए एक लैंप चल रहा था, लेकिन उस लैंप की रोशनी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पूरे कमरे के अंधेर को मिटा सके। बॉस, एक एक करके हमने दर्जनों वेरिएंट को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। जरूर वे लोग हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहे होंगे, एक आदमी ने अपनी बात रखते हुए कहा। बॉस, सच तो ये है कि इन वेरिएंट से ज्यादा हमें राव से खतरा है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये हमारे रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, एक दूसरे आदमी ने अपनी बात रखी। राव का तो हिसाब मैं अलग से करूंगा, और ऐसा हिसाब करूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां उसे याद रखें। तो मुझे ये बताओ कि वो बच्चा कहाँ है? विक्रम सिंह और उसकी पत्नी को तो हम लोगों ने मार दिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं मार पाए, काले कोट पहने एक आदमी ने कहा। आप सही कह रहे हो बॉस, वो विक्रम सिंह का बच्चा है। उसके अंदर भी अपने बाप की तरह ही शक्तियों का भंडार होगा। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा, नहीं तो वो आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, एक दूसरे आदमी ने कहा। जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, नहीं तो इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इन लोगों के चीफ शुभम बत्रा ने कहा। बॉस, उस पोर्टल का क्या हुआ जिसके जरिए हम लोगों ने उन मॉन्स्टर्स को धरती पर बुलाया था? एक आदमी ने कहा। पता नहीं कैसे, लेकिन वो पोर्टल विक्रम सिंह के हाथों लग गया और उसने इसके पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पोर्टल खुल नहीं रहा है, चीफ ने कहा। तो इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर्स इस धरती पर दोबारा नहीं आएंगे, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में निराशा छलक रही थी। नहीं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, और तब इंसानों को बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन विक्रम इतना बेवकूफ नहीं था, उसने जरूर उस पोर्टल के एक्सेस को सुरक्षित रख दिया होगा। हमें उसका पता लगाना होगा, ताकि जब दोबारा से वो मॉन्स्टर्स धरती पर आए तो इंसानों के बचने का कोई रास्ता ही ना रहे, चीफ ने कहा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरी धरती पर काली शक्तियां राज करेंगी और हर जगह केवल हमारा ही सिक्का चलेगा, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर तमाम लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। मैं तो चाहता हूं कि हम लोग विक्रम के बेटे को ढूंढे और उसे अपने जैसा ही बना दे, यानी कि उसे भी एक डार्क वेरिएंट में तब्दील कर दे। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो तुम नहीं जानते हमारे संगठन की शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी, डार्क वेरिएंट के चीफ शुभम ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है? तमाम लोगों ने एक स्वर में कहा। हाँ, अगर हम उसके दिमाग में इंसानों के प्रति घृणा डाल दे तो ऐसा जरूर हो सकता है। अगर उसे हम ये बताए कि इंसानों के कारण ही उसके माता पिता की मौत हुई, तो वो इंसानियत का दुश्मन भी साबित हो सकता है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसे मार दें या फिर उसे भी अपनी तरह बना दें, चीफ ने कहा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उस आदमी ने पूछा। ये उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। अगर वो जिंदा है तो उसे द स्कूल ऑफ वॉरलॉक में जरूर डाला जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर प्रोफेसर बनकर अभी से चले जाओ और फिर मौका देखकर या तो उसे किडनैप कर लो या फिर उसकी हत्या कर दो। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, चीफ ने कहा। वाह गजब! ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हम आसानी से उस बच्चे का पता लगा लेंगे। हो ना हो विक्रम के बेटे को मिस्टर राव ने ही कहीं पर रखा हुआ है, उस आदमी ने कहा। वो अब बहुत उत्साहित हो चुका था। इधर दूसरी तरफ अर्जुन श्रेया की तरह का दोस्त पाकर बहुत खुश था। वो पहले की ही तरह हंसने बोलने लगा था, लेकिन मिसेस राव और सरन का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था।
मिसेस राव हर पल उसे एहसास दिला देती थी कि वो गैर है। सरन को तो ये भी नहीं पसंद था कि श्रेया उसके पास रहे, लेकिन अर्जुन भी अब इन बातों का आदी हो चुका था। श्रेया के अच्छे व्यवहार में वो इन लोगों के रूखे व्यवहार को भूल जाता था। यूं तो वो हमेशा खुश रहता था, हंसता बोलता रहता था, लेकिन अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता। वो तेज तेज सांस लेने लगता और उसकी आंखें भी लाल हो जाती थी। शुरू शुरू में तो मिस्टर राव को ये सब नॉर्मल लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे ने अपने माता पिता को अपने सामने मरते देखा है, इसीलिए उसके साथ ये हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर राव को अर्जुन की चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक दिन मिस्टर राव अपने ऑफिस से लौटे थे। वो हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में गए। अर्जुन हमेशा श्रेया के साथ ही रहता था। इस समय भी वो उसी के साथ था, लेकिन वहां मिस्टर राव ने जो देखा, उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो पसीनों से तरबतर हो गए। मिस्टर राव ने देखा कि श्रेया अपने खिलौने से खेल रही है और अर्जुन उसके पीछे खड़ा है। उसकी आंखें पूरी लाल थी। वो अजीब तरीके से श्रेया को घूर रहा था। मिस्टर राव ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन! उनके चिल्लाने से जैसे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उसकी आंखें दोबारा से नॉर्मल हो गई। वो तुरंत भागकर मिस्टर राव के पास आया। क्या हुआ? आपने मेरा नाम क्यों चिल्लाया? मिस्टर राव इस बात को समझ गए कि अर्जुन ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ये सब नहीं बताया। उन्होंने अपनी बात बदलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, चलो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। मिस्टर राव की बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। श्रेया ने शोर मचाते हुए कहा, ये मेरे अच्छे पापा। इसके बाद मिस्टर राव दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चले गए। वो भले ही अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार उनकी आंखों के सामने अर्जुन का वो चेहरा आ रहा था। मिस्टर राव ने पता लगाने के लिए अपने लैब के एक काबिल साइंटिस्ट को फोन लगाया और उसे सारी बातें समझाई। मिस्टर राव ने उन्हें बताया कि किस तरह से आज उन्होंने अर्जुन के दूसरे ही रूप को देखा। जी, क्या सच में आपने अर्जुन को ऐसे देखा? ये तो बहुत बुरी खबर है। कहीं वो... बोलते बोलते वो आदमी रुक गया। क्या वो? बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो गए? अर्जुन ठीक तो है ना? मिस्टर राव ने कहा। वो बहुत चिंतित हो चुके थे। क्या अर्जुन के साथ कुछ गलत है? क्या वो काली शक्तियों की तरफ जाएगा? क्या वो श्रेया के ऊपर हमला कर देगा? मिस्टर राव आप क्या फैसला लेंगे? मिस्टर राव लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अर्जुन के चेहरे को भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन बार बार उनकी आंखों के सामने अर्जुन का लाल चेहरा आ रहा था। मिस्टर राव इसी कश्मकश में पूरे दिन रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उन्होंने अर्जुन को अपने घर में लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तब उन्होंने अपने एक दोस्त, जो उनका सहयोगी भी था और WWO के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता था, उन्हें फोन किया। सारी बातें सुनने के बाद लैब चीफ प्रकाश बत्रा ने कहा, तुम जल्दी से अर्जुन को मेरे पास लेकर, शक है कि कहीं उसके अंदर में काली शक्तियां तो नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो विक्रम सिंह का बेटा है, जिसने धरती के लिए अपनी जान दी। उसके अंदर विक्रम सिंह का खून है, उसके अंदर काली शक्तियां कैसे हो सकती है? मिस्टर राव ने पूछा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जांच करना चाहता हूँ। मुझे मेरे मन को संतुष्ट कर लेने दो। तुम किसी भी तरह अर्जुन को लेकर मेरे लैब के अंदर आ जाओ। प्रकाश बत्रा ने कहा, नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अर्जुन को जरा सा भी शक हो कि हम लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
मिस्टर राव ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो तुमने अर्जुन का रूप देखा है, वो भी तो चिंता का विषय है। हमें उसकी जांच करनी ही होगी। तुम एक काम करो, किसी भी तरह से उसके खून को लैब के अंदर ले आओ। हमें वही पता चलेगा कि ये सब क्यों हुआ है। प्रकाश बत्रा ने कहा। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और फिर फोन रख दिया। मिस्टर राव को प्रकाश बत्रा की ये बात उचित लगी। अर्जुन के शरीर से जरा सा खून तो वो किसी भी बहाने से ले सकता था। मिस्टर राव ने तुरंत अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उसके साथ ही श्रेया भी भागती हुई आ गई। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि श्रेया एक पल के लिए भी अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ती थी और अर्जुन भी उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन इन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। श्रेया जहां बहुत वाचाल और हंसमुख थी, वहीं पर इस उम्र में भी अर्जुन बहुत गंभीर नजर आता था। वो बोलता भी बहुत कम था। हमेशा उसके चेहरे पर अलग तरह का भाव बना रहता था। मिस्टर राव ने तुरंत अर्जुन से कहा, बेटे, मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाना है, इसलिए मुझे तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा खून निकालना होगा। मिस्टर राव ने इतना कहने के साथ ही अपने हाथ में सुई पकड़ ली। अर्जुन बिना कुछ बोले उनके पास चला गया। लेकिन श्रेया को ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक से उसके पापा कौन सा टेस्ट कराने जा रहे हैं। उसने तुरंत मिस्टर राव से पूछा, लेकिन पापा, आप कौन सा टेस्ट कराने वाले हैं? अरे बेटा, ये रेगुलर टेस्ट है। याद है जब तुम बीमार हुई थी, तब डॉक्टर ने ऐसे ही तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा खून लिया था। मिस्टर राव ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। श्रेया इसके बाद कुछ नहीं बोल पाई। मिस्टर राव ने अर्जुन के हाथ से थोड़ा सा खून निकाला और उसे एक छोटे से पारदर्शी डब्बे में बंद करके ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचकर वो सीधे ETDU के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में गए, जहां पर तरह तरह की मशीनें और केमिकल रखी गई थी। वहां पर कई सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन मिस्टर राव अकेले में ये टेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सभी कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। प्रकाश, मैं अर्जुन का खून ले आया। अब तुम जल्दी ही इसकी जांच करो और मुझे बताओ कि जो कुछ मैंने देखा वो क्या था। मिस्टर राव ने जल्दबाजी में पूछा। अरे सब्र करो, इसमें आधे घंटे का समय लगेगा। तुम मुझे ये खून दे दो और अपने केबिन में चले जाओ। मैं रिपोर्ट लेकर वहीं आता हूँ। प्रकाश बत्रा ने कहा। नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लैब में ही बैठूंगा। तुम जांच करो और तुरंत मुझे इसका रिजल्ट बताओ। मिस्टर राव ने कहा। उनके चेहरे पर परेशानी की रेखा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो वहीं पर रखे एक कुर्सी पर बैठ गए। इधर दूसरी तरफ प्रकाश बत्रा अपने काम में लग गए। उन्होंने अलग अलग तरीकों से और अलग अलग मशीनों के जरिए इस खून की जांच की और उसके बाद वो मिस्टर राव के पास गए। मुझे जो शक था वही हुआ। दोस्त, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अर्जुन एक अलग तरह का बच्चा है। प्रकाश बत्रा ने कहा। तुम अब पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि तुम्हें इस जांच से क्या पता चला है। मिस्टर राव पसीने से भीग चुके थे। अर्जुन एक वॉरलॉक और सॉर्सरर का बेटा है, इसीलिए मेरे हिसाब से आगे चल के इसके अंदर बेहिसाब शक्ति होगी, लेकिन इसके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस है। यानी कि इसके शरीर में लाइट वेरिएंट और डार्क वेरिएंट दोनों के लक्षण हैं। यानी कि इसके शरीर में अच्छाई और बुराई एक साथ मौजूद है। अभी इसका लाइट वेरिएंट हावी है, लेकिन अगर गलती से भी इसकी बुराई जाग गई तो ये तबाही मचा देगा। प्रकाश बत्रा ने मिस्टर राव को सारी बातें बता दी। मिस्टर राव की तो जैसे सांसें रुक गई थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि ये इंसानियत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। प्रकाश, हमारा काम इंसानी अस्तित्व को कायम रखना है। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर मुझे इंसानों को बचाने के लिए इस बच्चे की हत्या भी करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे नहीं यार,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इसका और अधिक ख्याल रखना होगा। हमें इसकी शक्तियों को जागृत करना होगा और इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसकी काली शक्तियां हावी ना हो जाए। हम इसे किसी भी गलत आदमी के हाथ में जाने नहीं दे सकते हैं, प्रकाश बत्रा ने कहा। मिस्टर राव अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अर्जुन के बारे में ये पता चलेगा। उन्होंने जाते हुए प्रकाश बत्रा से कहा, मैं अर्जुन का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं उसकी शक्तियों को जगाऊंगा, लेकिन केवल इंसानियत की भलाई के लिए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े करूंगा। मिस्टर राव के लैब से जाते ही प्रकाश बत्रा ने किसी को फोन किया और कहा, बॉस, मैंने विक्रम के बेटे का पता लगा लिया है। वो इस समय राव के पास है और उसी के घर में रहता है। इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली है। वो क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, दरअसल मैंने मिस्टर राव को अर्जुन का खून लाने को कहा था ताकि मैं उसकी अच्छी तरह से जांच कर सकूं। उस जांच में मुझे जो पता चला है उसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन प्रकाश बत्रा ने कहा, समझ गया मैं तुम्हारी बात। तो मुझे खबर बताओ, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए दूंगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ बॉस, आप बहुत जल्दी हमारी बातों को समझ जाते हैं। दरअसल बात यह है कि अर्जुन में एक अलग किस्म का हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिस वजह से उसके अंदर लाइट वेरिएंट और डार्क वेरिएंट दोनों के ही लक्षण हैं। अगर हमने किसी तरह से उसे अपने साथ मिला लिया तो हमने जो लक्ष्य बनाया था उसे पूरा करने में यह हमारी बहुत सहायता कर सकता है, प्रकाश बत्रा ने कहा। वाह, क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है? प्रकाश, अगर हमने उसके डार्क वेरिएंट को जागृत कर दिया तो तुम्हें नहीं पता कि हम क्या हासिल कर लेंगे। अर्जुन विक्रम का बेटा है, विक्रम का। इसकी शक्तियां बहुत कमाल की होने वाली हैं। हम लोग उसकी मदद से इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे, डार्क वेरिएंट के नेता ने दूसरी तरफ से कहा। उसकी आवाज में ही खुशी साफ देखी जा सकती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अर्जुन के बारे में ऐसा कुछ पता चलेगा। इधर मिस्टर राव उस दिन के बाद अर्जुन को और प्यार से रखने लगे। वो उसकी हर एक बात और हर एक जिद को पूरा करने लगे, जिस बात से उनकी पत्नी और बेटा सरन उनसे नाराज भी रहने लगे। लेकिन मिस्टर राव जानते थे कि अर्जुन का ख्याल रखना उनके लिए जरूरी है। दिन बीतते जा रहे थे। अब अर्जुन 6 साल का हो चुका था। इसी के साथ उसकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही थी। आए दिन उसकी सरन के साथ लड़ाई होती थी, जिस वजह से मिसेस राव अर्जुन को बहुत बुरा भला कहती थी। मिस्टर राव इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे ही वो एक दिन ऑफिस में परेशान बैठे हुए थे। तभी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सुबोध वर्मा किसी जरूरी कागजात पर उनके साइन लेने केबिन के अंदर आए। सर, इस डॉक्यूमेंट पर आपकी साइन चाहिए, सुबोध वर्मा ने आते ही कहा। लेकिन मिस्टर राव किसी और ख्याल में खोए हुए थे, इसीलिए उन्होंने सुबोध वर्मा की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सुबोध वर्मा ने दोबारा उनसे कहा और इस बार ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? मिस्टर राव चौंक पड़े। ऐसा लगा कि सुबोध वर्मा की आवाज ने उनको होश में ला दिया है। आओ सुबोध, आओ बैठो। सर, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, सुबोध वर्मा ने कहा। नहीं यार, मैं अर्जुन को लेकर परेशान हूँ। वो दिन प्रतिदिन बागी होता जा रहा है। अक्सर ही सरन के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और मेरी पत्नी का भी व्यवहार उसके प्रति बहुत खराब है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मिस्टर राव ने कहा। अरे सर, आप उसे द स्कूल ऑफ वॉरलॉक में दाखिला क्यों नहीं करवा देते? मैंने अपने बेटे सचिन को पिछले हफ्ते ही स्कूल में डाला है। सरन तो पहले से ही स्कूल में जाता है। अब समय आ गया है कि आप श्रेया और अर्जुन को भी वहां दाखिला करा दे। हो सकता है नए बच्चों के साथ मिलने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव हो जाए, सुबोध वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुबोध। हो सकता है कि एक चार दीवारी में रहने के कारण भी अर्जुन का गुस्सा बढ़ता जा रहा हो। मैं कल ही उसे द स्कूल ऑफ वॉरलॉक में एडमिशन करा दूंगा। तुम्हारा बेटा सचिन भी अर्जुन और श्रेया का हम उम्र ही है। तीनों एक साथ स्कूल भी जा सकेंगे और स्कूल में पढ़ाई के अलावा ये अपनी शक्तियों को और जादुई कलाओं को भी जागृत कर सकते हैं, मिस्टर राव ने कहा। लेकिन सुबोध, एक बात और है जो तुम्हारे लिए जान लेना जरूरी है, मिस्टर राव ने कहा। जी सर, बताइए ना, आपके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। क्या ये अर्जुन के बारे में है? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, सुबोध वर्मा ने कहा। मिस्टर राव सुबोध वर्मा को क्या बताने वाले हैं? अर्जुन का ये नया सफर